नमस्कार छात्रों, यहाँ हम निरपेक्ष तर्क वाक्य जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य ए, ई, आई, ओ माने गए हैं, उनमें उद्देश्य और विधेय पद में कौन सा वाक्य या पद व्याप्त होता है अथवा अव्याप्त होता है उसके बारे में अध्ययन किया। यहाँ हम इस सारणी के माध्यम से स्पष्ट जान सकते हैं कि ए तर्क वाक्य सभी उद्देश्य विधेय है में उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय पद अव्याप्त है। ई तर्क वाक्य कोई उद्देश्य विधेय नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय पद भी अव्याप्त है। आई तर्क वाक्य कुछ उद्देश्य विधेय है, यहाँ पर उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय पद भी अव्याप्त है। और चौथा प्रकार का ओ तर्क वाक्य कुछ उद्देश्य विधेय नहीं है, यहाँ पर उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय पद व्याप्त है। यहाँ तर्क वाक्य के जो 4 प्रकार के तर्क वाक्य दिए गए हैं नीचे, इनमें से हम ये जानते हैं कि सभी उद्देश्य विधेय है या सभी उ भी है। यह ए तर्क वाक्य का तार्किक आकार है, तार्किक ढांचा है। जैसे कोई इंजीनियर जब किसी नक्शे की रचना करता है तो वह जो नक्शा होता है उस बिल्डिंग का एक तार्किक ढांचा है और उसी के अनुसार बिल्डिंग बनाई जाती है। तो हम यहाँ पर जब निरपेक्ष तर्क वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं तो यहाँ पर ए, ई, आई, ओ इन चारों प्रकार के तार्किक ढांचों को हमने यहाँ जान लिया। यदि हम यह देखें कि उद्देश्य और विधेय इन सभी का हम समान रूप से प्रयोग करें, चारों तर्क वाक्यों में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय पद का प्रयोग करें, तो हम यहाँ पर कुछ ऐसे निष्कर्ष निकाल सकते हैं जो बड़े विचित्र है। और परंपरागत विरोध वर्ग BA तृतीय वर्ष में कई बार इससे एक बड़ा प्रश्न पूछ लिया जाता है, जिसका हम आगे अध्ययन करेंगे। उसमें हम यह देख सकते हैं जैसे सभी उद्देश्य विधेय, यहाँ देखते हैं कि इसमें उद्देश्य पद व्याप्त है और विधेय पद अव्याप्त है। इसका जो व्याघाती कथन कौन सा होगा, तो इसका व्याघाती कथन वह होगा जहाँ उद्देश्य और विधेय दोनों का विपरीत हो। तो हम ये देखते हैं ओ तर्क वाक्य में उद्देश्य पद अव्याप्त है और विधेय पद व्याप्त है, अर्थात ए तर्क वाक्य का उद्देश्य पद व्याप्त लेकिन ओ तर्क वाक्य का उद्देश्य पद अव्याप्त। इसी प्रकार ए तर्क वाक्य का विधेय पद अव्याप्त जबकि ओ तर्क वाक्य का विधेय पद व्याप्त। अर्थात यहाँ पर हम ये देखते हैं कि उद्देश्य पद बिल्कुल विपरीत है और विधेय पद भी बिल्कुल विपरीत है। तो और साथ में हम यह भी जानते हैं कि ए कथन भावात्मक कथन है, ओ कथन निषेधात्मक। इसी प्रकार ए कथन सर्वव्यापी कथन है, ओ कथन अंशव्यापी। अर्थात गुण और परिमाण की दृष्टि से जो कथन एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत हो उन कथनों को व्याघाती कथन कहा जाता है। इससे एक और चीज़ हमें यहाँ सीखने को मिलती है, यदि हमारा एक कथन सत्य है तो वो तो हमेशा असत्य होगा, यदि वो कथन सत्य है तो ए असत्य होगा। यह जो निष्कर्ष है हम आगे देखेंगे, इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आइए अब हम परंपरागत विरोध वर्ग का विस्तार से अध्ययन करते हैं। ट्रेडिशनल स्केयर ऑफ अपोजिशन। प्राय परीक्षाओं में इससे संबंधित कोई न कोई सवाल अवश्य आता है। छोटे प्रश्नों में यह पूछ लिया जाता है कि व्याघात कथन किसे कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन किसे कहते हैं, विपरीत कथन किसे कहते हैं, विरुद्ध कथन किसे कहते हैं, उपाश्रयण संबंध क्या होता है, परंपरागत विरोध वर्ग में कितने प्रकार के संबंध माने गए। तो हम यहाँ पर इनका विस्तार से अध्ययन करेंगे। निरुपाधिक तर्क वाक्यों में उद्देश्य और विधेय एक होने पर भी एक दूसरे से गुण या परिमाण या दोनों में ही भिन्न हो सकते हैं। अतः वाक्यों का विरोध 4 प्रकार का होता है, जो इस प्रकार है। पहला विरोध है व्याघातकता, कॉन्ट्राडिक्टरी अपोजिशन।
व्याघातकता से तात्पर्य है वह वाक्य जिनके उद्देश्य और विधेय पद तो एक हो, परंतु उनके गुण या परिमाण दोनों में अंतर हो। अर्थात यदि किसी एक वाक्य में कथन स्वीकारात्मक है तो दूसरे वाक्य में निषेधात्मक होगा। यदि कहीं परिमाण सर्वव्यापी है तो दूसरे वाक्य में परिमाण अंशव्यापी होगा। जिसके एक तर्क वाक्य दूसरे का खंडन करता है, अर्थात ये दोनों प्रकार के कथन न तो एक साथ सत्य हो सकते हैं न एक साथ असत्य, इसलिए इन में जो संबंध होता है उनको व्याघातक संबंध कहा गया है। यह संबंध ए और ओ कथन में होता है, उस ई और आई के मध्य पाया जाता है। उदाहरणार्थ, ए कथन सभी जज वकील है, कुछ जज वकील नहीं है। तो हमने यहाँ देखा ए कथन और ओ कथन गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से एक दूसरे के पूर्णतः विपरीत है। यहाँ पर हमने देखा कि पहला कथन गुण की दृष्टि से स्वीकारात्मक है और ओ कथन निषेधात्मक, तो गुण की दृष्टि से भिन्न हो गए। इसी प्रकार हम यह देखते हैं कि ए कथन सर्वव्यापी है, ओ कथन अंशव्यापी, तो यह परिमाण की दृष्टि से भी भिन्न हो गए। तो गुण और परिमाण की दोनों की दृष्टि से भिन्न होने के कारण यह कथन व्याघातक कथन है। अब ऐसे कथन न तो एक साथ सत्य होते हैं और न ही एक साथ असत्य होते हैं। इनमें से यदि पहला कथन सत्य है तो दूसरा सत्य होगा, और यदि पहला कथन असत्य है तो दूसरा सत्य ही होगा। इसी प्रकार ई और आई का संबंध है। ई कथन और आई कथन यहाँ गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से एक दूसरे से भिन्न है। जैसे हम ये देखते हैं ई कथन सर्वव्यापी है, आई कथन अंशव्यापी। ई कथन निषेधात्मक है, आई कथन भावात्मक है। अर्थात गुण और परिमाण दोनों की दृष्टि से एक दूसरे से विपरीत होने के कारण इन दोनों के बीच व्याघात्मक संबंध है। यहाँ ए और ओ व्याघातक है, इनमें गुण और परिमाण दोनों में अंतर है। इसी प्रकार और ई आई व्याघातात्मक है, क्योंकि इनमें भी गुण और परिमाण दोनों में ही भेद है। अब हम दूसरे प्रकार के संबंध की बात करते हैं। यह संबंध है विपरीतता, कंट्रेरी अपोजिशन। विपरीतता से तात्पर्य है दो पूर्ण व्यापी वाक्यों का संबंध। अब हमने यह देखा चार प्रकार के तर्क वाक्य, निरपेक्ष तर्क वाक्य होते हैं, उनमें दो ही कथन पूर्ण व्यापी है, ए कथन और ई कथन। तो हम यहाँ जब विपरीत संबंध की बात करते हैं तो यह केवल दोनों कथनों के विषय में ही बातचीत कर रहे हैं, ए कथन और ई कथन। अब यहाँ हम ये देखते हैं कि इनके उद्देश्य और विधेय एक हो, परंतु उनके गुण में अंतर हो। अर्थात ऐसे कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते, लेकिन एक साथ असत्य जरूर हो सकते हैं। अर्थात पारंपरिक या अरस्तु के विचार के अनुसार ए और ई में केवल गुण का ही अंतर है। एक भावात्मक कथन है, दूसरा निषेधात्मक। परिमाण की दृष्टि से दोनों ही कथन कैसे है? सर्वव्यापी कथन। अतः यह संबंध ए और ई के बीच में होता है। जैसे सभी बालिकाएं गृह कार्य में निपुण है, कोई बालिका गृह कार्य में निपुण नहीं है। ये दोनों तर्क वाक्य एक साथ सत्य नहीं हो सकते, यद्यपि असत्य हो सकते हैं, इसलिए ये विपरीत समझे जाते हैं। तो हमने यह देखा, यदि हमें यह पता हो कि ये कथन सत्य है तो हम ई कथन के बारे में आसानी से बता सकते हैं कि यदि उनमें उद्देश्य और विधेय पद समान रूप से प्रयुक्त किए गए हो तो ई कथन निश्चित रूप से असत्य ही होगा। लेकिन यदि हमें ये पता है कि एक कथन असत्य है तो ई कथन के बारे में हम पूर्ण निश्चयात्मक रूप से कोई दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ई कथन सत्य भी हो सकता है और असत्य भी हो सकता है। अर्थात ए और ई कथन एक साथ सत्य नहीं हो सकते, असत्य जरूर हो सकते हैं। तीसरा प्रकार का संबंध है विरुद्ध या विपरीत, सम कॉन्ट्रेरी अपोजिशन। विरुद्ध या उपविपरीत से तात्पर्य दो अंशव्यापी वाक्यों का संबंध जिनमें उद्देश्य एवं विधेय तो एक हो, परंतु उनके गुण में अंतर हो। अर्थात वे वाक्य एक साथ सत्य तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। जैसे आई और ओ वाक्य। अभी हमने ए और ई कथन के संबंध के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने यह देखा वे भी केवल गुण की दृष्टि से ही भिन्न है,
परिमाण की दृष्टि से दोनों सर्वव्यापी थे। इसी प्रकार हम जब विरुद्ध कथन की बात कर रहे तो यह विरुद्ध कथन आई और ओ कथन ये भी परिमाण की दृष्टि से दोनों ही अंशव्यापी है, लेकिन गुण की दृष्टि से एक भावात्मक है, दूसरा निषेधात्मक। अब इनमें एक विशेष बात हमने ये देखी कि ये दोनों कथन एक साथ असत्य नहीं हो सकते। ऊपर हमने ये देखा विपरीत कथनों में ए और ई कथन में कि ये दोनों एक साथ असत्य हो सकते हैं, लेकिन विरुद्ध या उपविपरीत जो कथन है ई आई और ओ ये दोनों कथन एक साथ असत्य नहीं हो सकते, यद्यपि दोनों एक साथ सत्य हो सकते हैं। इस प्रकार हमने देखा यदि हमें यह दिया हुआ कि आई कथन असत्य है तो हम निश्चित रूप से यह निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं ओ कथन अवश्य सत्य होगा, क्योंकि आई और ओ दोनों एक साथ असत्य नहीं हो सकते। उदाहरणार्थ आई तर्कवाक्य कुछ भारतीय ईमानदार है, ओ तर्कवाक्य कुछ भारतीय ईमानदार नहीं है। ये दोनों तर्कवाक्य एक साथ सत्य तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ असत्य नहीं हो सकते, अतः ये विरुद्ध या उपविपरीत कथन है। चौथे प्रकार के कथन है, इनमें जो संबंध है उपाश्रयन सब अल्टरनेशन। उपाश्रयन से तात्पर्य ऐसे वाक्य जिनके उद्देश्य विधेय तो एक हो और गुण की दृष्टि से भी समान हो, लेकिन परिमाण की दृष्टि से भिन्नता रखते हो, इनको उपाश्रयन कथन कहते हैं। जैसे ए और आई कथन उपाश्रयन कथन है, ई और ओ परस्पर उपाश्रयन कथन से जुड़े हैं। यहाँ ए कथन जैसे सभी राजा बुद्धिमान है, ए तर्क वाक्य के सत्य से आई तर्क वाक्य कुछ राजा बुद्धिमान है का सत्य निकलता है। यदि हमें पता है कि ये कथन सत्य है तो हम ए कथन के आधार पर आई कथन की सत्यता निश्चित कर सकते हैं। इसी प्रकार ई कोई राजा बुद्धिमान नहीं है, ई तर्क वाक्य के सत्य से ओ कुछ राजा बुद्धिमान नहीं है का सत्य प्राप्त कर सकते हैं। इन उदाहरणों में वाक्य गुण की दृष्टि से समान है, अर्थात हम यह देखते ए और आई कथन दोनों ही भावात्मक है, ई और ओ कथन दोनों ही निषेधात्मक, अर्थात ये दोनों गुण की दृष्टि से समान है लेकिन परिमाण की दृष्टि से असमान है। अर्थात यहाँ पर हमने ये देखा ए कथन सर्वव्यापी और आई कथन अंशव्यापी है, इसी प्रकार ई कथन सर्वव्यापी और ओ कथन अंशव्यापी है। अतः हम यहाँ यह भी देखते हैं कि हम सर्वव्यापी से यदि सर्वव्यापी कथन सत्य है तो उसे अंशव्यापी वाक्य की सत्यता निश्चित कर सकते हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। यदि हमें यह पता है कि आई अथवा ओ कथन सत्य है तो हम ए और ई कथन के बारे में निश्चित रूप से कोई दावा नहीं कर सकते। यह अवश्य हम यहाँ समझ लें। तो छात्रों, हमने यहाँ 4 प्रकार के जो संबंध है उनके बारे में अध्ययन किया। अब हम जब परंपरागत विरोध वर्ग की रचना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनमें एक संबंध विशेष की व्याख्या कर सकते हैं। उसका जो हम अध्ययन है वो अगले अध्याय में करेंगे, और उसके साथ ही हम ये व्यवहित अनुमान और अव्यवहित अनुमान का अध्ययन करेंगे। अव्यवहित अनुमान ऐसे अनुमान है जिनमें एक तर्क वाक्य के आधार पर ही किसी निष्कर्ष की स्थापना की जाती है। इनको साक्षात अनुमान भी कहा जाता है, लेकिन जो व्यवहित अनुमान है उसमें एक इंटरमीडिएट होता है, अर्थात मध्यस्थ पद होता है जो 2 पदों के बीच संबंध की स्थापना करता है, और उस मध्यस्थ पद की सहायता से हम उद्देश्य और विधेय पद में एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसे हम व्यवहित अनुमान कहते हैं। और न्याय वाक्य जिसमें एक तार्किक ढांचा फिक्स होता है उसका भी हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद छात्रों।